हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिनिशर सीएसएन आईटी पे। और लूसेंट की सीरीज में हम 16 से 20 पेज तक कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 21 से लेके और 25 पेज तक की व्याख्या जो है वो करने वाले हैं। हिंदी में लूसेंट की सीरीज ये चल रही है जो एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं लूसेंट का तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेटर है ये क्लास। साथ ही साथ अगर आपने कभी भी लूसेंट को नहीं पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को स्टार्ट करके ईयरफोन कान में लगा के आप बस सुन लीजिए। आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो जीके के यहाँ से ठीक हो सकते हैं। तो शक तक हम पहुंच चुके थे। हमने देखा था कि यूनानियों के जस्ट बाद जो आए थे वो शक आए थे और इनकी 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी जो है वो भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। सबसे पहली शाखा जैसे अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व जो है वो स्थापित किया था। 21 पेज से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला पॉइंट हमारे पास आता है दोस्तों, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। यानी कि शकों पर जैसे विजय हुई, जीता गया, उसके उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। नया संवत विक्रम संवत के नाम से स्टार्ट हुआ और उसी टाइम से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की और शाखाएं जो थी उनकी तुलना में जो अपना साउथ इंडिया था, दक्षिण भारत था, उसमें प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, बहुत लॉन्ग टर्म तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दियों तक वहां पर शासन किया। और गुजरात में उस टाइम पे जो समुद्री व्यापारी से यह शाखा जो जैसे गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से ये जो शाखा थी ये काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। यानी कि गुजरात में जो समुद्री व्यापार चल रहा था वहां से काफी प्रॉफिट हुआ था और काफी बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के जो है क्वांटिटी काफी ज्यादा जारी किए गए थे। और शकों का सबसे प्रतापी शासक जो है वो रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा पूर्व गुजरात के बड़े भाग पर था और इसने काठियावाड़ की अर्धशुल्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा जो बनाई गई थी उसका जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, प्यार करता था संस्कृत से, संस्कृत उसको बहुत पसंद थी रुद्रदामन को। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी कि गिरनार अभिलेख जारी किया था और इसके पहले के सभी अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में रचे गए थे, रचित थे। भारत में शक राजा अपने को स्त्रप कहते थे। उसके बाद दोस्तों आता है कुषाण। कुषाण पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नाम के एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। और कुषाण वंश के संस्थापक जो है वो दोस्तों कुजुल कड़फिसेस को बोला जाता है। पूछा जाए कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे तो कुजुल कड़फिसेस उनके संस्थापक थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है वो कनिष्क था। कैसे कुषाण कैसे कनिष्क। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी जो है दोस्तों वो मथुरा थी। तो पूछा जा सकता है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी, द्वितीय राजधानी कौन सी थी, तो मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के टाइम पे एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया, कैलेंडर जिसको बोला जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था और आरंभिक स्टार्टिंग कुषाण शासकों में जो भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था और जिसने चरक संहिता की रचना की थी। और महाविवाह सूत्र के रचनाकार जो है वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अब कनिष्क के जो राजकवि अश्वघोष ने क्या किया, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की उन्होंने क्या की थी दोस्तों, रचना की थी। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की ही विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। पूछा जाए भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है तो नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था और गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण ही थे। नोट करने की बात है दोस्तों, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है वो सबसे पहले चीन में हुआ था। सबसे पहले रेशम बनना स्टार्ट जो हुआ था, आविष्कार हुआ था, वो चीन में हुआ था। नेक्स्ट साम्राज्य हमारे पास आता है दोस्तों गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय या गुप्त साम्राज्य की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो 3री शताब्दी के लास्ट में, अंत में, प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन था दोस्तों? श्री गुप्त था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम सबसे पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। वो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमार देवी से विवाह किया था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि इसने क्या दोस्तों धारण की थी। अब गुप्त संवत 319-320 ईस्वी की शुरुआत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हो गया, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, और इसने आर्यावर्त को 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया था दोस्तों? हराया था युद्ध में। इन्हें विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो समुद्रगुप्त था, 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। ये जो इतनी सारी उसने 12 और 9 21 जो विजय प्राप्त की थी, इन्हीं विजयों के कारण उसे भारत का क्या कहा गया दोस्तों? नेपोलियन कहा गया, समुद्रगुप्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। हरिसेन के बारे में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? हरिसेन था। पूछा जाए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? यह पूछा जाता है। समुद्रगुप्त किसकी उपासना करता था? तो विष्णु की उपासना करता था। समुद्रगुप्त विष्णु का क्या था दोस्तों? उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्कों, जो सिक्के थे उस टाइम पे, उसके सिक्कों पर उसके वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने लगा गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। तो पूछा जाए फाहियान चीनी यात्री कब भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम। ये कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त ने ही की थी। पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत, स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी बना दोस्तों, वो बना स्कंदगुप्त। तो ये सीरीज देखो आसान है, चलती आ रही है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। पूछा जाए हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में स्टार्ट हो गया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। और अंतिम गुप्त शासक कौन था दोस्तों? भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश बोला जाता था, जिसको देश थी, और जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति होती थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के शासक उपरिक कहलाते थे और देश के शासक गोप्ता कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। तो विषय प्रशासनिक इकाई के प्रमुख कौन होंगे दोस्तों? विषयपति होंगे। और पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। तो पूछा जाए दंडपाशिक किसको कहा जाता था? तो पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? दंडपाशिक। और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी जैसे कांस्टेबल, डी ग्रुप वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, साधारण कर्मचारी होते हैं, उनको चाट और भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम थी, गांव थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था और अन्य सदस्य जो थे वो महत्र कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
गांव प्रशासन गांव सभा द्वारा संचालित होता था और गांव की जो सभा होती थी उसका मुखिया जो है उसको ग्रामिक बोला जाता था और जो बाकी के सदस्य थे उनको महत्र बोला जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर तामपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का भी उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 1/4 भाग से 1/6 1/6 भाग हुआ करता था। और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। भूमि के प्रकार बताए गए हैं। वहां पे क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि होती थी, वास्तु वास करने योग्य भूमि, रहने योग्य भूमि होती थी, चारागाह भूमि पशुओं के चारे के लिए भूमि होती थी, खिल्य ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है उसको खिल्य बोलते हैं, और अपहृत ऐसी भूमि जो जंगली होती है। तो ये आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वहां पे, जिसमें से पहली थी जिसपे कृषि किसानी की जा सकती है, एक ऐसी धरती भूमि थी जहां पे रहा जा सकता है, घर बनाया जा सकता है, एक ऐसी थी जो पशुओं के लिए चारा पैदा करती थी, और एक ऐसी थी जो जोतने के योग्य नहीं थी, और एक ऐसी थी जो भूमि जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट व्यापारिक केंद्र होता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट व्यापारिक केंद्र होता था। व्यापार ज्यादा होते थे उज्जैन में। और गुप्त राजाओं में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, इनकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेख में दिनार कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कायस्थों का सबसे पहला वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में कायस्थों का सबसे पहला वर्णन जो है वो ओशनम स्मृति में मिलता है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है दोस्तों वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। तो पूछा जाए कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है वो कब और कहां से मिलता है, तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें पता लगता है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्याकृति करने वाली जो महिलाएं थी उनको गणिका कहा जाता था। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, वैश्याकृति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। और वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। जो एज में ज्यादा फीमेल थी जो वैश्याकृति करती थी उनको कुट्टनी कहा जाता था। और गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसे राज धर्म भी अपना बना लिया था। विष्णु का वाहन गरुड़, विष्णु के वाहन को क्या बोलते हैं, गरुड़, गुप्तों का राज चिन्ह था। तो पूछा जाए गुप्तों का राज चिन्ह क्या था, तो विष्णु का वाहन जो था गरुड़, उसको गुप्तों का राज चिन्ह कहा जाता था। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म से जुड़े हुए सभी के सभी इंपोर्टेंट अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अजंता में टोटल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 की ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, काफी अच्छा है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है, और इस चित्रशाला के बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविष्णुकरण और महानिर्वाण की घटनाओं के संबंधित चित्र उद्गत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान सागा से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जो था वो कौन था दोस्तों, कालिदास था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सबसे बड़ा प्रचलित ग्रंथ माना गया है, और बाइबल के साथ इसका स्थान दूसरा है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। तो पूछा जाए आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए हैं। इसी ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने, आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान जो थे आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इनमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है, और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि चांदी के सिक्कों को रुपये का कहाँ कहा जाया था, किस काल में कहा जाता था, तो गुप्त काल में। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कत्यान एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है।
सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां आप लगा लीजिए कि चांदी के सिक्कों हो गए, या फिर आपकी याज्ञवल्क्य के नारद कात्यायन बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई है, मंदिर बनाने की कला, मित्र भेद, मित्र लाभ, ये सारी चीजें जो है वो हमारी गुप्त काल में हुई है। इसलिए गुप्त काल को भारत इतिहास का गोल्डन टाइम यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों पुष्यभूति वंश, या फिर जिसको बोलते हैं वर्धन वंश। गुप्त वंश का पतन हुआ, गुप्त काल का पतन हुआ, और उसके बाद जो नए राजवंश जो आए उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक दोस्तों पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर होती थी, हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और पहला प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था दोस्तों यशोमती। उससे 2 पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और एक कन्या भी थी इनकी जिनको राजश्री का नाम दिया गया था। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो है वो हो गई आपकी यशोमती। यशोमती से 2 पुत्र हुए, एक को बोला गया राज्यवर्धन और एक को बोला गया हर्षवर्धन, और इनकी एक बहन थी जिसको बोला गया राजश्री, और राजश्री का विवाह जो है वो हुआ था दोस्तों ग्रहवर्मा के साथ। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, नाम ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। मालवा का शासक होता था देवगुप्त, उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी दोस्तों। देवगुप्त ने क्या किया? मालवा के शासक ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। देवगुप्त ने, जिसने उसके जीजा को मारा था ग्रहवर्मा को, अब ग्रहवर्मा के साला जो था राज्यवर्धन, जो राजश्री का भाई था राज्यवर्धन, उसने देवगुप्त को मार डाला। लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। अब राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने क्या किया? थानेश्वर की गद्दी संभाली, और थानेश्वर की गद्दी पर बैठा कौन दोस्तों? हर्षवर्धन। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित किया, युद्ध किया शशांक के साथ और बदला लिया अपने भाई के मौत का और अपने जीजा के मौत का, और पराजित करके उसको एक शशांक को कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बनाया, कन्नौज को राजधानी बनाया। तो पूछा जाए कन्नौज को अपनी राजधानी शशांक को पराजित करके किसने बनाया था दोस्तों? तो हर्षवर्धन ने बनाया था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर फिर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन ही क्या हुआ दोस्तों? विजय हुआ था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन मैं कम से कम नहीं तो दोस्तों 50-60 बार एग्जाम्स में देख चुका हूं। पूछा जाता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसके शासनकाल में भारत आया था जिसने अपने भाई और अपने जीजा की मौत का बदला जो है वो शशांक से लिया था, शशांक को पराजित किया था, शशांक को हरा के कन्नौज पर अधिकार किया था और अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को भी उसने हराया था हर्षवर्धन ने, और फिर चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने में उद्देश्य से भारत आया था। हर्षवर्धन 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 और 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। और हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक यानी फोर्सफुली प्राप्त किए थे, जबरदस्ती। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। स्टार्टिंग में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। हर्ष के टाइम में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रधान केंद्र था। और हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महापोक्ष परिषद भी कहा जाता है। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। अब हर्ष का दरबारी कवि पूछा जाता है कौन था? हर्ष का दरबारी कवि था दोस्तों बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्हें हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। तो ये भी पूछा जाता है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा रची गई है या कादम्बरी किसकी रचना है? तो आएगा क्वेश्चन आएगा तो आंसर आएगा दोस्तों बाणभट्ट।
प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की है। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का लास्ट हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा और महासामंत कहे जाते हैं, और हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, हम पहले भी देख चुके हैं, और हर एक भुक्ति का शासक जो है वो राजस्थानीय और उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए ही लोकपाल शब्द जो है वो आया है, और भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ दोस्तों। जिले की संज्ञा थी विषय का, जिसका प्रधान विषयपति होता था, और विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, आधुनिक तहसील जिसको हम बोलते हैं। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम शासन का प्रधान ग्रामस्ट्रिपल कहा जाता था, और पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिसकर्मी जो नॉर्मल पुलिसकर्मी थे, डी ग्रुप सी ग्रुप वाले जो पुलिसकर्मी थे, उनको चाट या भाट कहा जाता था, और दंड पाशिक तथा दांडिया पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना घोड़ों की सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या फिर महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। घोड़ों की सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या फिर महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप जिसको हम हैंड पंप कहते हैं, का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। पूछा जाए मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था किसके टाइम पे, तो हर्षवर्धन हर्ष के टाइम पे। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में भंडी प्रधान सचिव को कहते हैं, सिंहनाद प्रधान सेनापति को कहते हैं, कुंतल घोड़ों की सेना का प्रधान होता था, और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। सबसे पहला राजवंश आता है दोस्तों पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी जो थी वो दोस्तों कांदी थी, और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किराता जोनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, और पल्लव वंश के प्रमुख शासक जो हुए हैं वो महेंद्र वर्मन प्रथम हुए हैं, नरसिंह वर्मन हुए हैं, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम। बस इनके आप लोगों को नाम एक बार पढ़ने हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। पल्लव वंश का अंतिम शासक पूछा जा सकता है तो अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी, यह पूछा जा सकता है। इसके अलावा वात्पिकोण की उपाधि नरसिंह प्रथम ने धारण की थी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ये नाम याद रख लेना। दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। इसकी राजधानी मनकिर या फिर मन्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक जो थे वो थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर इन पे मार लोगे तो ये है क्वेश्चन पेपर में, अगर क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ कुछ भी आता है तो आप लोगों को ध्यान रह जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये स्टैटिक जीके के टाइप के पार्ट हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। तो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों? ध्रुव था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और प्रतिहार नरेश, वत्स्य राज और पाल नरेश धर्मपाल को इसने पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। तो पूछा जाए धारावर्ष किसको कहा जाता है? ध्रुव को कहा जाता है। गोविंद तृतीय जो था उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और चक्रा युद्ध, और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी 21 पेज नंबर से 25 पेज तक की व्याख्या। नेक्स्ट क्लास में हम 26 से और 30 पेज नंबर की व्याख्या जो है वो करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट हिस्ट्री, और पूरी ल्यूसेंट सीरीज जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।